हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं? लॉकडाउन कैसा चल रहा है? बस आज से थर्ड फेज चालू हो गया और कुछ तो राहत है, तो जी। थोड़ा बहुत बाहर जा सकते हैं। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो हम सबको घर पे रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो बहुत ज्यादा जरूरी काम है उसी को करें। सर ये बताइए, आप मुंबई में हैं, आप गोरखपुर में हैं, आप कहाँ पर हैं? मैं तो मुंबई में हूँ। मैं गोरखपुर बहुत कम जाता हूँ, साल में अच्छा। कभी एक या दो बार ही जाता था। अच्छा। फिलहाल तो मुंबई में ही हूँ। तो सर मुंबई में तो वैसे ही स्थिति काफी विकट है। मतलब एक साइकोलॉजिकल डर है क्या हर हर आम इंसान के मन में वहां पे, या सब ठीक है? पता नहीं यार, लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डर जैसी कोई चीज होती नहीं हम्म। है। आगे कोई चीज या तो होगी या तो नहीं होगी, उसमें डर के तो कुछ होने वाला है नहीं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर। तो ऐसे सोच के कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है ये चीज नहीं करना चाहिए तो मत करो, हम्म। और आपको लगता है कि करना चाहिए तो करो। तो अगर आप ऐसे सोचते हो तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। हम्म। सर ये बताइए, मतलब पिछले 2-3 सालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 दशक की बात कर रहा हूँ। मतलब जहां से आपकी जर्नी शुरू होती है क्रिकेट को लेकर और आज के दिन तक, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी इतना फ्री टाइम मिला होगा कि आप अपने क्रिकेट से इतनी देर तक दूर रहे हो, या एकेडमी से इतनी देर तक दूर रहे हो, या बच्चों से, या अपने साथ के खिलाड़ियों से इतनी ज्यादा देर तक दूर रहे हो। ये कैसा एक्सपीरियंस है सर? एक एक क्रिकेट इंथुसियास्ट होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से ये साइकोलॉजिकल कितना बड़ा प्रेशर है भी या नहीं, फिजिकली कितना बड़ा ये एक प्रॉब्लम है या नहीं, ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, ऐसा तो शायद मुझे लगता है कि मेरे साथ क्या, दुनिया में किसी के साथ शायद नहीं हुआ रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया बंद हो गई है, तो सबके साथ यही हो रहा है। हमारे साथ, आपके साथ, पूरी दुनिया के साथ ऐसा हो रहा है। हम्म। और ये बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसा कभी कभी एक दिन इंडिया बंद हो जाता था तो हम लोग परेशान हो जाते थे, गवर्नमेंट परेशान हो जाती थी। जी। आज तो पूरी दुनिया बंद है। और मैं मुंबई एयरपोर्ट के जस्ट बगल में रहता हूँ और सारे फ्लाइट्स मेरे टेरिस से, मेरे फ्लोर से दिखते हैं। हम्म। आई कैंट बिलीव दिस कि सारे फ्लाइट्स पार्क्ड हैं। और ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और एज अ प्लेयर तो फ्रस्ट्रेटिंग है ही, एज अ कोच, एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। क्योंकि हमारा जो सोचना ही ग्राउंड से शुरू होता है। तो बिल्कुल। हम ग्राउंड पे नहीं जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा वो है तो बैक ऑफ द माइंड वो चलता है। लेकिन एक बार अगर आप मेंटली रेडी हो गए कि भाई ये चीज हमारे बेहतरी के लिए है, हम्म। दुनिया की बेहतरी के लिए है, तो फिर उसके लिए तैयार होना भी चाहिए। और हम लोग सब मेंटली बहुत रेडी हो गए, धीरे धीरे यूज टू हो गए। जहाँ तक टाइम का सवाल है, तो कोशिश करते हैं कि कुछ नए हैबिट्स डेवलप करें। जैसे मैंने मैंने 2-4 दिन के बाद मैंने सोचा कि यार इसको कैसे टाइम को निकालना चाहिए। तो मैंने कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरी मेरी गलत लगती थी मुझे अपनी जिंदगी में, कि थोड़ा सा और लाइफ को कैसे ऑर्गेनाइज करें, चीजों को कैसे सही तरीके से और अच्छे तरीके से अपनी मेमोरी बढ़ाएं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने घर के अंदर चीजें यहाँ से वहां उठाते हैं और फेंकते हैं, और फिर उसी चीज को हम ढूंढ के परेशान हो जाते हैं। तो मैंने एक हम्म। छोटी सी हैबिट डेवलप की है ये, कि मैं अपनी छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान दूंगा। और मुझे लगता है मैं उसमें थोड़ा सफल भी रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये सबके लिए नया है, बट हमें हमेशा रियलिटी में जीना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वही हम लोग भी कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, ये जो अब तक का आपका सफर रहा है, इसको आप कभी अब ऐसा होता है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया में बहुत ज्यादा जी रहे हैं, मेमोरीज डाउन द लेन जो हम कहते हैं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पुरानी यादों को थोड़ा सा खरोंचने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए देखते हैं हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। आपके साथ अब तक ऐसा हुआ कि सुकून से, क्योंकि इतना सुकून है अब कि हर कोई अब ये कहीं ना कहीं देखना चाह रहा है कि मैंने अब तक क्या क्या किया है, जरा उस तरफ भी एक नजर डाल लूं, तो आपके दिमाग में आता है कि गोरखपुर से चला था, अपने सपने थे, यहां तक पहुंच गया हूं, आज लोग जान रहे हैं पहचान रहे हैं, बहुत मतलब एक बहुत सारी चीजें हैं आपके सफर में, कुछ याद आता है? मतलब इतना, क्योंकि खाली समय है अब आपके पास, हर किसी के पास मतलब। जैसे ये शुरू हुआ था लॉकडाउन, वैसे ही मैंने सोचना शुरू किया था कि मैं करूंगा क्या इस टाइम पे, और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े वो लोग क्या करेंगे। जी। तो मुझे बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई कि हाउ कैन वी गो बैक एंड थिंक अबाउट आवर पॉजिटिव एंड ऑल्सो नेगेटिव। जी। क्योंकि हर इंसान के पास कुछ पॉजिटिव यादें होती हैं और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हम याद नहीं रखना चाहते हैं।
तो मैंने ये बहुत पहले सोचा था, पहले या दूसरे दिन मैंने सोच लिया था। और मैंने लोगों से, मैंने कुछ वीडियोस भी बना रहा था, तो मैंने सबको यही बोला कि यार आज से आप स्टार्ट करो जहां तक आपकी याददाश्त जा सकती है। हाँ। और उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी कॉमन मिलेंगी कि जो आप करके खुश हो रहे थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें कॉमन मिलेंगी जो नहीं करने के बाद आप खुश नहीं हो रहे थे, आप डिसअपॉइंट हो रहे थे। हम्म। तो उसके नोट्स बनाओ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी कौन सी एक्शन आपको अच्छी लगती है हम्म। और अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट लाती है, हम्म। और कौन सी ऐसी आदत है जो आपको खुद को करने के बाद खुद को ट्रबल में डालती है। तो हम्म। वो मैंने भी किया, और मैंने बहुत लोगों को ये चीज बताया भी था। और यू नॉट बिलीव मी कि मुझे इतने सारे अच्छे रिस्पॉन्स आए, और लोगों ने ना उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस किया, और मुझे लोगों ने भेजना शुरू कर दिया कि मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर का टैलेंट क्या है। ऑब्वियसली। क्योंकि टैलेंट मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज होती है जो बिना एफर्ट्स के जो आप काम कर लेते हो, उसको टैलेंट बोलते हैं। हम्म। तो ये वाला जो मेथड था, मैंने लोगों के साथ जब शेयर किया कि जाओ, गो बैक टू योर मेमोरीज, अपनी कुछ हैबिट्स पे नजर डालो, ये भी मैंने बोला हम्म। कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप बिना एफर्ट्स के पा रहे थे, जिसके लिए आप कभी सोच भी नहीं रहे थे, और ऐसे बहुत सारे कॉमन चीजें मिलेंगी। ऑब्वियसली। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए और बोले कि यार इट इज वेरी फैंटास्टिक, और ये बहुत अच्छी चीज है, और अभी हमारे पास माइंड खाली है, फ्री टाइम है, तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो यस, इट वाज वन ऑफ द पॉइंट विच आई डिड। अच्छा सर, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने सफर के बारे में भी बताएं, क्योंकि मुझे आपकी जर्नी भी, मतलब जब मैंने पहली बार सुना आपकी अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि लोग यशस्वी की जर्नी को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट हो चुकी है उसकी सारी स्टोरीज, यशस्वी जायसवाल की बहुत प्रोमिनेंट हो चुकी है। लेकिन क्योंकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए, जब कोई शायद यशस्वी जायसवाल को नहीं जानता था, जब कोई उसके टैलेंट को बैक नहीं करने वाला था, तब आपने उनकी स्टोरी को सुना भी, समझा भी। लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है, और शायद आप मेरी इस बात में हामी भरेंगे, कि आप क्योंकि उस सफर पे खुद चल चुके थे, उन रास्तों पे खुद चल चुके थे, वो संघर्ष आपका भी था जो यशस्वी का रहा, तो इस वजह से शायद आप उनसे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए उसकी बातों से। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगा कि यार ये तो वही बोल रहा है जो एक वक्त पे मैं बोला करता था, इसको तो वही सब चाहिए जो एक वक्त पे मुझे चाहिए। वो सफर अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ शेयर करें सर, कि कैसे ये दोनों चीजें मैच हुई और आपका अपना स्ट्रगल क्या था। देखिए, मैं कुछ 12 या 13 साल का था जब मैंने क्रिकेट के बारे में सोचना शुरू किया, और मुझे भी लगा कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हम्म। वन नाइट स्टूडेंट था, 80-90%, 1 या 2 रात में मैं लेके आता था। क्या माइंड बात है वॉज सर, वेरी गुड, मेरे इसका डैड क्या जानते फॉर्मूला थे। है। पता नहीं, हो जाता। मैंने 10th स्टैंडर्ड वन नाइट में पास किया, 12th स्टैंडर्ड वन नाइट में पास किया, ग्रेजुएशन वन नाइट में पास किया, इवन एमबीए भी मैंने किया है स्पोर्ट्स वाह। में, वो भी वन नाइट में किया है। अच्छा। तो वो स्टडी वाला मेरे पास था, वो मुझे ऑब्जर्वेशन का पावर मेरा पहले से था। अच्छा। बहुत सारे लोग चीजों को याद रखते हैं, मैं यादवाद नहीं रखता हूँ। मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। और उससे ना मुझे कुछ कुछ ना कुछ फॉर्मूला मिल जाता है जिससे याददाश्त अच्छी हो जाती है। हम्म। तो मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं क्रिकेट में जाऊं, अच्छा। लेकिन वो बहुत सपोर्टिव थे। और उस टाइम कुछ 1992 के बाद मुझे ये चस्का लगा क्रिकेट खेलने का। और फिर मैं थोड़ा बहुत गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, जोन खेला, और फिर अच्छा खेलने लगा। लेकिन इतना भी अच्छा नहीं खेलता था, मेरे साथ के जो लड़के थे वो मेरे से बहुत अच्छा खेलते थे। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो यार मेरे से भी अच्छे अच्छे लड़के मेरे साथ खेल रहे हैं, और सब मेरे से बड़े एज में भी काफी बड़े थे। मैं छोटा सा था, 12-13 साल का था, और मैं अपने से बड़े एज के लड़कों के साथ खेल रहा था। तो फिर उस टाइम सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बहुत ज्यादा फेमस थे, जी। वो उनका ही दौर चल रहा था। हम्म। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मुंबई जाके खेला जाए। हम्म। और जब मैंने ये चीज अपने फादर को बुलाया, बताई, तो वो बेचारे बड़े परेशान से हो गए। ही वांटेड टू सेंड मी, लेकिन मॉनिटरी अच्छे नहीं थे हम लोग, मिडिल क्लास फैमिली थी, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। बिल्कुल। तो पहले वो टालने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी जिद ज्यादा है, तो वो ढूंढने लगे लोगों को, क्योंकि मुंबई में हमारा कोई भी नहीं था, ना कोई रिलेटिव था, ना कुछ, कोई सोर्स नहीं था उस टाइम पे, इंटरनेट भी नहीं था। और उस टाइम पे ऐसा कुछ कुछ था ही नहीं कि हम लोग मुंबई किसी तरीके से सोच भी पाए। हम्म। तो फिर मेरे फादर बोले, देख बेटा, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तू जा पाएगा, और तू छोटा भी है। मैं 12-12.5 साल का था उस टाइम पे। तो जा पाएगा? तो फिर मैंने बोला कि नहीं डैडी, मुझे कैसे भी करके जाना ही है। आप तो ऐसे ही जस्ट सोच ही रहे थे, और ड्रीम मेरे अंदर आने शुरू हो गए कि मुझे मुंबई जाना है, क्रिकेट खेलना है। तो ऐसे एक दिन कोई ऐसे रास्ते में मिल गया, और वो बताया कि मैं मुंबई जा रहा हूँ आज।
हम्म। तो मैं तो खुश हो गया, मतलब कुछ तो मिला मुंबई वाला। तो मैं बोला, मुझे मेरे डैड बोले ये जाना चाह रहे हैं, तो हाँ, मैं बोला मुझे भी ले चलो। तो बोले नहीं बेटा, मैं आपको कैसे ले जाऊंगा, मेरा एक लड़का है, एक वीक के बाद आएगा, उसके साथ आप आ जाना। मैं खुश हो गया और एक हफ्ते के बाद मैं मुंबई आ गया। जी। और फिर वहाँ एक ही था मेरा मकसद कि मुझे रमाकांत आचरेकर सर के अंडर में क्रिकेट सीखना है। अच्छा। तो सब कुछ था ही नहीं, मतलब अनबिलीवेबल था कि मुझे किसी का एड्रेस पता नहीं है, कुछ नहीं पता नहीं, और मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को रास्ते पे, यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, ये ग्राउंड जा रहा हूँ, वो ग्राउंड, कुछ नहीं मिला। अचानक से कोई बोला कि मैं अंपायरिंग करता हूँ, वो भी पता नहीं कैसे मिल गए मुझे, अंपायरिंग करता हूँ और मैं आचरेकर सर को एड्रेस जानता हूँ, हम्म। तो तुम जाके मिल लो। तो मैंने बोला वेरी गुड, चलो एड्रेस भी ले लिया, और वो थे मेरे साथ जिन्होंने मुझे मुंबई लाया था। मैं घर पे गया तो आचरेकर सर मुझे नहीं मिले, वो कहीं गए हुए थे। जी। और फिर वो बोले कि उनकी डॉटर मिली, कल्पना मैडम, वो बोली कि थोड़े दिन के बाद आ जाओ और फिर मिल लेना, 15-20 दिन के बाद मिल लेना। हम्म। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, लेकिन फिर मैं अपने डैड के साथ आया वहाँ मुंबई क्रिकेट खेलने के लिए आया। एंड देन फिर आचरेकर सर से मिला, वो देखे इतना छोटा बच्चा, बोले तुम कैसे रहोगे मुंबई में। तो उसने बताया कि मैंने बताया कि सर कहीं भी रह जाऊंगा, बट प्लीज मुझे आप कैसे भी करके शारदाश्रम स्कूल में एडमिशन दिला दो। जी। और फिर उसके बाद चूंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, वो भी एक प्रॉब्लम था क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में था शारदाश्रम। हम्म। एंड देन उसके बाद प्रिंसिपल के पास लेके गए, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो लड़का बहुत लेट आया है, इसको इंग्लिश भी नहीं आती है, कैसे कैसे पढ़ेगा, और उन्होंने मना कर दिया स्ट्रेट अवे, बोले नेक्स्ट ईयर आना। जी। फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, और फिर मैं नीचे आया, और सर जाने लगे, आचरेकर सर जाने लगे। और मेरे फादर बोले देख, मैंने जो हो सकता था मैंने किया, अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, अब चलो गोरखपुर चलो, स्टडीज करो, जी। और आगे की जिंदगी देखो कैसे जीनी है, कैसे पढ़ाई वढ़ाई करना है। तो फिर मुझे तो लगा कि यार मेरा तो सारा ड्रीम खत्म हो गया, अब तो मैं वापस जाना पड़ेगा मुझे। हम्म। और फिर देन मैंने मेरे डैड को बोला मुझे 1 मिनट दो, मैं आपसे वापस आपके मिलता हूँ, और मैं भाग के आचरेकर सर के पास गया। और फिर उनको बोला कि सर आपने मेरे लिए इतना किया है, और क्यों ना मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। तो बोले जाने दे, मुंबई में तू नया है कि मैं नया हूँ। बोला सर नया तो मैं ही हूँ, लेकिन आपने इतना मेरे लिए तकलीफ उठाया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आके छोड़ दूं। जी। मैं थोड़ा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था उनसे बात करने का। हम्म। तो बोले चल चल ठीक है, आजा। तो मैं ठीक। उनके साथ वॉक करने लगा, और फिर मैंने उनको यही बोला कि सर आपने मुझे बोल तो दिया, लेकिन आप तो देखो ना, मैं 1750 किलोमीटर की दूरी से आया हूँ, हम्म। और एक बार मेरा गेम देख के कुछ इनपुट्स दे दो। तो वो बोले अच्छा ठीक है, आजा शाम को शिवाजी पार्क, हाँ। और उसके बाद मैं तुझे देखता हूँ तू कैसे खेलता है। तो फिर मैं गया, खुश होके गया, और फिर उन्होंने जब मुझे खेलते हुए देखा तो उन्होंने बोला ठीक है, ये लड़के को मैं मुंबई में रखूंगा। मेरे डैड को बोले हम्म। इसको लेके मत जाओ, ये हम्म। रहेगा इधर, ये कुछ करेगा लाइफ में। जी। तो मेरे डैड ने फिर बोला चल अच्छा हुआ तेरा हो गया। उसके बाद जो स्ट्रगल चालू हुआ वो अनबिलीवेबल स्ट्रगल था, क्योंकि हम्म। मेरे फादर ने एडमिशन करा दिया, मुझे ग्राउंड पता चल गया, लेकिन मेरे पास एक छोट जिन जो मुझे लेके आए थे वो बहुत अच्छे लोग नहीं थे। एक 8x8 का रूम था, और उसमें 8 लोग रहते थे। बाप रे। 8x8 का रूम था, और उसमें 8 या 10x8 का रूम था। जी। और उसमें 6 से 8 लोग रहते थे, कुछ लोग हम्म। सुबह सोते थे, कुछ लोग रात को सोते थे। हम्म। ऐसी हालात थे, और टॉयलेट वगैरह हम लोग शेयर्ड यूज करते थे उस टाइम जी। पे। लेकिन कोई सा फर्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि इतना ज्यादा डिजायर था हम्म। कुछ करने का कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद फिर मैं काफी अच्छा क्रिकेट खेला, मैं बॉम्बे के सारे जूनियर लेवल का क्रिकेट खेलता गया, फटाफट खेलता गया। जूनियर क्रिकेट में जो भी होता है सब कुछ मैं खेला, फटाफट खेला। 1995 से लेके 97 98 तक जो भी टूर्नामेंट थे सभी खेल रहा था मैं, कुछ बाकी नहीं था। हम्म। मैं मेरा एमआरएफ फेज फाउंडेशन में भी सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे डेनिस लिली सर ने, मतलब वहाँ पे उनसे भी मैंने काफी कुछ डिस्कस किया। तो बहुत अच्छा जा रहा था मेरा, अच्छा क्लब क्रिकेट खेल रहा था। बट ऑल ऑफ सडन, चूंकि मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था, और मुझे पता नहीं था मुझे प्रैक्टिस कितना करना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए। डाइट तो भगवान भरोसे ही था, बिल्कुल। जो मिलता था वो मैं खा लेता था। हम्म। और पैसे की इतनी तंगी तो होती थी, क्योंकि
₹1,500 तब मेरे पास आते थे, और मैं अपने फादर को ये सब बताता भी नहीं था। और थोड़े दिन के बाद, 1.5 2 साल के बाद, तो मैंने मेरे डैड को अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दिया कि मुझे स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। एक जगह से मिलता भी था, क्रिकेट खेलने के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिलता था। तो फिर वो स्कॉलरशिप बंद हो गया, थोड़े दिन के बाद बंद हो गया। और पहला 2 3 साल बहुत अच्छा चल रहा था, और फिर उसके बाद फिर अच्छा नहीं गया। फिर मुझे इंजरीज हो गए, और वो इंजरीज ऐसे थे, ग्रोइंग की इंजरी बहुत बेकार होती है। इंजरी में ऐसा होता है, आपको लगता है आप ठीक हो गए हो, लेकिन आप ठीक होते नहीं हो। और फिर उसमें मैं बार बार जाके खेलता था। उस टाइम संदीप पाटिल सर मेरे कोच थे, अच्छा। तो वो मुझे बोलते थे कि तू मत खेल अभी, अगर ज्यादा तू प्रेशर डालेगा तो तू वापस इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन मैं उनका सुना नहीं, वो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था। एक बात ये जानना चाह रहा हूँ, और एक दिन ऐसा हुआ, गेंदबाजी करते थे आप? गेंदबाजी करते थे, बल्लेबाज थे? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था मैं, लेफ्ट आर्म फास्ट लेफ्ट आर्म बॉलर था फास्ट? ये। जी। जी सर। हाँ, और बैटिंग थोड़ा बहुत कर लेता था। तो जी। उसके बाद जब मुझे ग्राइंड की इंजरी हुई, तो वो बहुत लंबी चली गई, 1.5 साल तक मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया। और हम्म। उस दौरान ऐसा हुआ कि जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वो सबने मेरा सपोर्ट ले लिया। मैं रहता था, मैं रिजवी कॉलेज में था उस टाइम पे, बहुत अच्छा, बॉम्बे का टॉप हम्म। कॉलेज है। और उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी थी, वो सब ले लिया वो लोगों ने। उसके बाद फिर मैं ना, लिटरली मैं फुटपाथ पे आ गया। मेरे पास कुछ जगह ही नहीं था। एक दिन बाद ऐसा था कि मुझे घर छोड़ना है, हम्म। मैं कहाँ रहूंगा, तो मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ रहूंगा। हम्म। और फिर वहां से जो स्ट्रगल चालू हुआ, वो बहुत बेकार वाला स्ट्रगल था। ना रहने के लिए जगह, ना ये भी नहीं पता होता था कि मैं लंच कहाँ करूंगा, डिनर कहाँ करूंगा, कुछ पता नहीं होता था। क्रिकेट तो पता ही नहीं चल रहा था होगा क्या, क्योंकि ऐसी बुरी इंजरी थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो वो जो 2 3 साल का स्ट्रगल था, उसमें मैं करीब 3 साल में मैं 21 जगह पे रहा। जी। और एक जगह तो मैं ऐसा रहता था जहाँ पे दरवाजा ही नहीं था, और चारों अच्छा। तरफ से पानी आता था बारिश में। और कितनी बार तो ऐसा होता था कि सुबह उठता था तो मेरा पैर पानी में पड़ता था, इतना इतना खराब। खाली एक टेरिस था बस, इतना हम्म। ही समझ लो। और फर्स्ट डे मेरा सारा सामान वामान सब चोरी हो गया, कुछ बचा ही नहीं, खाली 2 4 कपड़े बचे। अच्छा। तो बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम, बट मेरे अंदर वही था कि कैसे भी करके मुझे मुंबई में रहना है। और कभी भी ये सारी चीजें मैंने अपने फादर मदर किसी को बताया नहीं, क्योंकि हम्म। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं बताऊंगा वैसे मेरा रिटर्न टिकट हो वापस जाएगा। बुला लेंगे। बुला लेंगे, बोलेंगे क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है तू, आ हम्म। जा, घर पे तो सब कुछ है ही। ऐसा नहीं था, हम लोग पुअर फैमिली से थे, हम्म। बट मुझे पता था मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जो बिल्कुल। मुझे चाहिए। मैंने तो आपका घर देखा है सर, मतलब और हम्बल बैकग्राउंड रहा है आपका। हाँ, हाँ, लेकिन मुझे जाना ही नहीं था, बस हम्म। एक ही रास्ता था, मुझे इधर रहना है। देन बड़ी मुश्किल से मैंने ग्रोइंग का इंजरी ठीक किया धीरे धीरे, फिर मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। हम्म। फिर मुझे शोल्डर इंजरी हो गई, तो उसके लिए मुझे वापस ठीक हो गया, और मुझे सर्जरी करना था, और सर्जरी के लिए आपको पता है आपको पैसे लगते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ ना कुछ किया, अरेंज सम मनी, एंड देन आई डिड माय सर्जरी। फिर उसके बाद कम बैक किया। फिर वो क्रिकेट नहीं रह गया मेरे पास, जो क्रिकेट मेरे पास था वो नहीं रह गया, क्योंकि आप हम्म। इतना अगर ब्रेक ले लेके क्रिकेट खेलोगे तो पॉसिबल नहीं है। आप हम्म। कितने भी टैलेंटेड होने दो, इट्स नॉट पॉसिबल। और मुझे एक ही चीज लगा मेरे लाइफ में जो मैंने मिस किया, वो था कि मुझे कोई कोच नहीं मिला, गाइड करने वाला नहीं मिला। हम्म। मुझे ऐसा लगता था कि ज्यादा प्रैक्टिस करके मैं फटाफट क्रिकेट खेल लूंगा, विच इज नॉट राइट। आप हम्म। ज्यादा प्रैक्टिस करके ना खाली इंजरी के साथ जियोगे और कुछ नहीं होगा। जी। तो ये सारी चीजें मैंने, और काफी स्टेट्स में मैं गया, अलग अलग स्टेट्स में मैंने क्रिकेट खेला, और काफी अच्छा चल रहा था। बट जब भी कुछ ऐसा होता था, जैसे मैं कुछ और नेक्स्ट लेवल पे जाता था, तो मुझे कोई ना कोई इंजरी होती थी। बॉडी के कोई पार्ट ऐसे बचे नहीं जिसमें इंजरी नहीं हुई। हम्म। फिर 2009 में जब मेरे फादर को डायग्नोस हुआ कैंसर, मैं जी। खेल रहा था हैदराबाद, जी। उनको कैंसर डायग्नोस हुआ। हम्म। और फिर वो जब मुंबई आया, मैंने उनके ट्रीटमेंट के लिए मुंबई बुलाया, जी। तब मुझे एहसास हो गया कि शायद मैं क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बना हूँ। जी। शायद मैं नहीं बना हूँ, क्योंकि उस साल भी मेरा बड़ा अच्छा जा रहा था, और हम्म। मैं थोड़ा लग रहा था कि मैं और अच्छा कुछ कर लूंगा। और फिर तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया फिर, जी। और ट्राई करना भी छोड़ दिया। और हालांकि इन बिटवीन आई प्लेड ऑल लेवल ऑफ क्रिकेट, जो भी क्लब क्रिकेट कॉर्पोरेट थे उसमें मैं टॉप पे ही चल रहा था सब। जी। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब कुछ और करना है। मैंने फिर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मैंने 2 3 दिन किसी से बात नहीं किया। हम्म। मैं एक बंद कमरे में अपने आप को डाला, हम्म। और फिर मैंने डिसाइड सोचने लगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ हम्म। कुछ अलग वे में। हम्म। तो मैंने अपने आप को जो फ्लैश बैक में लेके गया, तो मुझे ऐसा दिखा कि मैं जब किसी को कुछ एडवाइस करता हूँ, हम्म। और जब मैं किसी के साथ रहता हूँ, तो वो हम्म। बहुत अच्छा कर जाता है। मतलब मेरे पास वो लक नहीं है, हम्म। लेकिन मेरी लक दूसरों के लिए अच्छी है।
जी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इन बिटवीन वसीम भाई के साथ में बहुत टाइम निकाला, वसीम जाफर के साथ। और उस टाइम पे वो इंडियन टीम में नहीं थे, उनके साथ बहुत इंटरेक्शन होता था मेरा, घंटों हम लोग बातें करते थे। हम्म। मैं उनको कुछ बोलता था, वो मुझे कुछ बोलते थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो ये सारी इंसिडेंट मेरे दिमाग में आने लगे। और मुझे लोग बोलते भी थे कि यार तेरे अंदर ना बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, और जो तू बोलता है वो लोगों तक बड़ा अच्छे तरीके से जाता है, यू कैन मोटिवेट लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ। हम्म। देन आई थॉट कि यार क्यों नहीं क्रिकेट में ही कुछ करूं। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि अ, अगर समझो मैंने नहीं किया तो मैं कराऊंगा जरूर किसी ना किसी से। ये ड्रीम जो होगा चेस तो कोई ना कोई करेगा ही। तो मैंने फिर क्रिकेट एकेडमी चालू की है। मैंने कुछ 2010 में 11 में मैंने फुल फ्लैश क्रिकेट एकेडमी चालू की। और जी। मैंने मुझे जो भी अच्छा टैलेंटेड बच्चा दिखता था उसको स्ट्रेट अवे बुला लेता था कि यार चल आजा मेरे साथ प्रैक्टिस कर। ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया। कोई मुंबई जूनियर टीम्स में खेले, 19 खेले, कुछ एक दो लड़के रणजी ट्रॉफी भी खेले। लेकिन वो बीच में ना गिव अप कर देते थे हमेशा। वो डेडिकेशन नहीं दिखाते थे। जैसे उनको थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता था कि वो लोग छोड़ देते थे। तो ऐसे मेरा चलता गया। और इसी इसी रूप में 2013 में जब मुझे यशस्वी मिला, और जी। जब उसने बोलना शुरू किया मेरे सामने, हम्म। तो वो तब थोड़ा मैं मुझे ऐसा डिटेल में लगा सुनना कि चाहता हूँ सर। वो थोड़ा यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कट्टू आपको ताकि लोगों को ये कंपैरिजन समझ में आए। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं कि वो कमरा जिसमें दरवाजा नहीं था और कभी कभार बाहर निकलता था तो पानी पाँव में लगता था, सेम गोज विद यशस्वी, है ना। अगेन वो टेंट में रात बिताना, और कई बार बारिश हो रही है, पता भी नहीं है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। ये दोनों चीजें बहुत समांतर लगती हैं जब आप दोनों के स्ट्रगल को कोई सुनता है। तो उस उनके साथ आपकी पहली मुलाकात जिसकी आप चर्चा शुरू कर रहे थे, वो अगर आप थोड़े से तफसील से डिटेल से बता पाए। 2013 में कुछ एक मेरे एकेडमी थी, तो मैं प्लेयर्स को मैचेस वैचेस के लिए लेके जाता था। तो एक जी। मैच चल रहा था आजाद मैदान में, और वहां पे जस्ट मैच खत्म हुआ और मैं घर की तरफ जा रहा था। और उस मुझे ना थोड़ी दूरी पे ना मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड दिखाई दिया जो मेरे साथ क्रिकेट खेलता था। तो अच्छा। उसने मुझे हाथ दिखाया, तो मैं उसकी तरफ चला गया देखने के लिए कि कौन है। तो वहां पे देखा तो विकेट काफी रफ था। उसमें डिवीजन लेवल का लड़का स्ट्रगल कर रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। जी। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। और दूसरा जो मेरा फ्रेंड था उसका नाम मुन्ना, के हम लोग उसको मुन्ना बोलते हैं, मुझे याद होगा हमें। तो मैं बात करने लगा, और थोड़ी देर के बाद वो लड़का निकल गया नेट में, बोलता है कि मुझे नहीं बैटिंग। उसके बाद यशस्वी गया बैटिंग करने, छोटा सा ही था काफी, और वो अच्छा खेलने लगा उसी विकेट पे। तो थोड़ी मैंने सी सर फिर आपकी बोला आवाज कि कट रही है, नेटवर्क शायद। अब आगे। हेलो, आवाज थोड़ी सी कट रही है ज्वाला सर, आवाज थोड़ी सी कट रही है आपकी। कैन यू, अब आ रही है? थोड़ा सा बफर हो रहा है सर। हेलो, जी सर। अब आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ। तो जब यशस्वी उस नेट में बैटिंग करने गया, तो मैंने बोला देखो यार, बैट्समैन के ऊपर होता है कि विकेट कैसा होना हो दिखेगा या बॉलर कैसा दिखेगा। थोड़ी देर पहले वो लड़का ऐसा खेल रहा था और अभी देखो ये लड़का ऐसा खेल रहा है। तो उसने बोला भाई तो बहुत मांदा चल रहा है, भाई के लैंग्वेज में उसने बोला बहुत मांदा चल रहा है, अगर इसको कुछ आप हेल्प कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। जी। मतलब चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, आया है की साइड से आया, ऊपर से है नहीं है। वैसे बात चली रही थी और ये बाहर आया मैच से। और मैंने उसको बुलाया, बोला क्या नाम बेटा था? तो बोला सर यश है इस बार। तो मैंने बोला तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, कहाँ रहते हो? तो बोला सर पेरेंट्स तो यहाँ पे नहीं है। बोला कहाँ से? तो बोला मैं यूपी से है। तो मैंने बोला कहाँ रहते हो आप? तो बोला सर मैं कहीं पे रह जाता, अभी तो एक मुस्लिम यूनाइटेड के टेंट में रहता हूँ। तो जब वो टेंट, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं बोला टेंट में तो कैसे रहता है? तो बोला सर मालियों के साथ रहता हूँ। तो बोला तुझे कुछ हेल्प चाहिए? तो हाँ सर, यही तो नहीं रहा है। तो कहाँ से खेलता है? तो बोला मैं अभी वो अंजुमन में था। बोला मैं अंजुमन से खेलता हूँ। और मैंने कोई मैच वैच खेला है, स्कूल क्रिकेट वगैरह खेला है? तो बोला हाँ सर मैं खेला हूँ। जी। तो मैंने बोला क्या किया था मैच में? तो ही सेट की सर मैंने 210 रन किए थे और 8 विकेट लिए थे। तो मुझे थोड़ा हंसने जैसा भी आ गया। मैंने बोला यार इम्प्रेस करने के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं।
जी। तो मैं बोला तेरा पेपर वगैरह में आया था क्या ये? तो हाँ। बोला हाँ सर आया था। तो मतलब हाँ। लेके आया और मुझे सब दिखा, उसके बाद मैं बात करूंगा, ऐसे मैं ग्राउंड पे सब बातें नहीं करूंगा। मैंने ठीक उसको है। मेरा कार्ड दिया और बोला थर्सडे को 11 हाँ। बजे आ जाना। अच्छा। 2013 की बात है। अच्छा। तो वो आ गया मेरे पास और मैं उसका वेट भी कर रहा था। अच्छा। तो आ गया और आपको फिर उसने विश्वास जब था वो सर उस लड़के बाइक, पे कि वो, भले ही आप उस वक्त पे हंस दिए उस पे कि शायद मजाक कर रहा है, लेकिन आपको विश्वास था उस लड़के पे नहीं कि ऐसे ये जो। बहुत लड़के मुझे मिलते हैं। हाँ। मेरा, क्योंकि मैं मुंबई में बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ क्रिकेट में, हम लोग हमारा क्लब, हमारा एकेडमी एमसीसी जी। बहुत कुछ करता है, टूर्नामेंट्स वगैरह करता है। तो उस टाइम पे तो मैं काफी स्टेबल हो गया था, मुझे 2-3 साल लगा स्टेबल होने में। जी। अ, तो फिर वो तब मैं आपके पास आते एक अलग कैपेसिटी, हाँ बहुत सारे लोग भेजते थे मेरे पास, बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो क्रिकेट से, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती की, जब उनको बताया तो लॉट ऑफ पीपल स्पॉन्सरशिप और ये वो मुझे देने लगे। जी। तो मैंने बहुत सारे बड़े बड़े चीजें, टूर्नामेंट ये वो सब शुरू कर दी मुंबई लेवल पे। जी। तो जब वो आया मेरे पास तो उसने दिखाया फाइल, 2 या 3 मैच खेला था, एक में 210 था और 8 विकेट, हम्म। और एक आधा और परफॉर्मेंस था। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, मैं बोला इतना परफॉर्म करने के बाद कोई प्लेयर क्यों नहीं ले रहा है, हम्म। कोई टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो बोला क्या हुआ, तू तो रन वगैरह बना रहा है। और ये कुछ 1 साल 1.5 साल 1 साल पुराने परफॉर्मेंस थे। बोला इस साल क्या, इसके बीच में तूने क्या किया? हाँ। तो बोला सर अभी मैं खेल ही नहीं रहा हूँ, मुझे सब लोग बोलते हैं यहाँ पे मुंबई में तेरा कुछ नहीं होगा, और तू वापिस चला जा। बहुत सर मैं, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला क्या इश्यूज क्या है? बोला सर पता नहीं, बस कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी तो मेरा परफॉर्मेंस भी नहीं हो रहा है, कुछ बैटिंग ही नहीं हो रही है। कैन यू हियर मी? या सर। यस। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैंने बोला एक काम कर, तू मेरी क्रिकेट कोचिंग एयर इंडिया स्पोर्ट्स क्लब सेंटा क्रूज में है, वहां पे आ जा, मैं तेरे को पहले 10 दिन देखूंगा तू खेलता कैसा है, उसके बाद मैं बात करूंगा कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि जी। मेरे पास ना बहुत सारे प्लेयर्स आते थे ऐसे ही, मैं उनको कुछ ना कुछ दिखाता था, तो वो छोड़ के वो एटीट्यूड नहीं था उनके ऊपर। और हम्म। इसमें जब इन बिटवीन वो अपनी स्टोरी शेयर करी, रहने की प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज है, तो ना मैं बड़ा इजीली उस चीज को कनेक्ट कर गया, क्योंकि जो चीजें मुझे बता रहा था ना उस टाइम पे, हम्म। वो ना ऐसे लग रहा था ना कि यार मैं ही किसी को बता रहा हूँ। क्योंकि मैं भी ये काम करता था, मैं भी लोगों के पास जाता था अपनी फाइल लेके स्पॉन्सरशिप के लिए। मैंने बहुत किया है, बहुत बार ऐसा होता था कि मैं न्यूज़पेपर में देखता था कि मेरे गांव का कोई है क्या मुंबई में जो मुझे हेल्प कर सकता है, तो मैं फाइल्स लेके चले जाता था, हम्म। 8-8 घंटे बैठे रहता था, फिर कोई आके मुझे 2-3 महीने की स्कॉलरशिप दे देता था। तो वही सेम चीजें ये भी किया, तो मैंने बोला था ठीक है। मैं इंटरेस्ट तो काफी था उसमें, मुझे इस लड़के को हेल्प कर, बट मैं ये देखना चाह रहा था कि उतना मोटिवेटेड है कि नहीं क्रिकेट सीखने के लिए, जी। या उतना टाइम देगा, उतना एफर्ट देगा। क्योंकि मैं एफर्ट डालूंगा और फिर वो 2-5 महीने या साल 2 साल में छूट गया, कुछ समझ आएगा। तो वो आया और मुझे अच्छी लगी उसकी क्रिकेट। और फिर एक टूर्नामेंट था गाइल शील्ड करके, जी। जो वो खेलने वाला नहीं था, वो गिव अप कर रहा था कि सर मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, इस साल मैं खेलूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो मैंने हम्म। उसको फोर्सफुली खिलाया, मैं बोला ये टूर्नामेंट खेल, और जो होगा मेरे पे डाल देना, मैं करूंगा जो भी होगा, तू नहीं करेगा परफॉर्मेंस तो भी कोई बात नहीं। जी। तो फिर गया, और उससे पहले मैच में कुछ 47 रन किए और 5 विकेट लिए। अच्छा। और फिर मैं बोला क्या हुआ, तो अच्छा किया, अभी और इससे अच्छा करके दिखा। हम्म। फिर उसने नेक्स्ट मैच में 300 नॉट आउट रन किए, 319 नॉट आउट, 13 विकेट लिए। तो मैं परफॉर्मेंस उसका ट्रेस कर रहा था, क्योंकि सब लोग मेरे कनेक्शन वाले थे। तो मैं पूछ रहा था सबको कि अरे वो लड़का क्या कर रहा है, तो लोगों ने बोला 300 किया उसने। तो मुझे तो पता चल गया था उसकी इनिंग के बारे में। फिर जी। शाम को मैं एकदम खुश ग्राउंड पे बोला सर मैंने 300 किया है। और उसके बाद फिर मैंने उसका सारा सामान वामान वहां से दिलवाया, सारा आजाद मैदान से उसका जो भी सामान वामान था वहां से उठाया, और उसके बाद मेरे घर पे डायरेक्ट उसको बुला लिया। अच्छा। और तब से लेके आज तक उसने कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। जो भी मैं बोलता हूँ वो करता है, और उसके बाद एक अलग ही जर्नी हम लेकिन शुरू हो गई। लेकिन फिर कभी कभी मैंने कभी तो आप क्रिकेट नाराज हो में, जाते हैं। कभी कभी तो आप नाराज हो नहीं जाते हैं नाराज कि होना जैसे तो जैसे अगर जैसे एक आप किस्सा मुझे याद है, आपने बोला अगर जब आप तक 200 नहीं बनाएगा तब तक मुझसे बात मत करियो। वो आंध्र प्रदेश वाला गेम मुझे याद तो, आता है। अभी भी है, अभी अच्छा। भी है, अभी भी तो चल नहीं है। मैं मेरे भी यशस्वी हमेशा से प्लेयर है। और मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे, अगर वर्ल्ड क्रिकेट देखेंगे, इंडियन क्रिकेट देखेंगे, तो छोटी छोटी चीजों से लोग खुश हो जाते हैं। कोई मुंबई 19 खेल के खुश होता है, और सबसे
सबसे बड़ी बात है कि अंडर 19 इंडिया खेलने के बाद लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आईपीएल हम्म। खेलने के बाद सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि बिल्कुल। अगर आप अंडर 19 इंडिया खेल सकते हो या आईपीएल खेल सकते हो तो आप उसके आगे भी क्रिकेट भी खेल सकते हो। लेकिन जी। इशू क्या होता है कि लोग ना, उसके आसपास के लोग है ना, उनको ऐसा फील करा देते हैं कि तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। और इसकी वजह से ना वो बच्चों का जो एटीट्यूड होता है ना, वो बचपना होता है वो चला जाता है। मैं यशस्वी को हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि तू बच्चा बन के रहेगा ना तो तेरे को हर कोई आगे बैक करेगा। जहाँ आप पेड़ बनने जाएगा वहां लोग जोरा सर, आप क्या जा- लक्ष्य रखते हैं? आप जैसे, मैं सिर्फ यशस्वी की बात नहीं कर रहा, आपकी एकेडमी में कोई भी लड़का आता है और आप उसमें पोटेंशियल देखते हैं तो आप उसे किस तरह से मोटिवेटेड रखते हैं? मतलब जैसे आपने खुद ही कहा कि लोग कहते हैं आईपीएल खेल लिया तो यार बहुत बड़ी चीज कर दी। और आजकल आप देखेंगे क्रिकेटर्स यही बात कर रहे हैं, युवराज सिंह लगातार इंस्टाग्राम लाइव पे यही कह रहे हैं कि आजकल लोगों का फोकस हो गया है कि आईपीएल खेलना है, मुझे मुझे टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, मुझे आईपीएल खिलवा दो बहुत है मेरे लिए, और ज्यादा से ज्यादा मुझे व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलवा दो इंडिया के लिए, ये बहुत है। आप अपने स्टूडेंट्स पे एकेडमी में जो भी आता है, सिर्फ यशस्वी की बात नहीं है, हर वो लड़का जिसमें आपको पोटेंशियल दिखता है, आप उसके दिमाग में क्या फीड करते हैं? मैं एक ही चीज हमेशा बोलता हूँ कि आपको अगर क्रिकेट खेलना पसंद है ना तो आप क्रिकेट खेलो, हम्म। आप जितना लंबा खेल सकते हो खेलो। किसी को जी। भी पता नहीं कि आप क्या करने वाले हो। किसी आज मुझे नहीं पता कि 10 साल के बाद मैं कहाँ हूँगा। जी। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करना और हार्ड वर्क करना और डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ हमको कंसिस्टेंट अपने काम पे टाइम देना, ये हमारे हाथ में है। इसके आगे की चीजें हमको पता नहीं है। हम्म। और जहां तक मैं क्रिकेटर्स की बात करूँ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्रिकेट जो जितने भी लड़के खेलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर 19 अगर कोई लड़का इंडिया खेल रहा है तो ऑफकोर्स उसके पास पोटेंशियल है। बिल्कुल। लेकिन एक पोटेंशियल को फुलफिल करना ना एक बहुत बड़ी बड़ी चैलेंज होती है। मैं बोलूं कि आपके अंदर इतना बड़ा टैलेंट है तो ठीक है, यू हैव द प्रॉमिस। बट एंड ऑफ हाँ। द डे अगर आपको अच्छा एंड करना है तो उस प्रॉमिस को आपको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सालों वो चीज को रिपीट करना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आते हैं ना, मैं उनको बड़ा नॉर्मल लगता हूँ। और मैं तो सबको यहाँ तक ही बोलता हूँ कि भाई क्रिकेट खेलना आपको अच्छा लगता है, ये आप खेल रहे हो और उसके बदले में आपकी फैन फॉलोइंग हो रही है, तो रिस्पेक्ट दीज पीपल हु आर लाइकिंग योर गेम। जी। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो क्रिकेट खेल के कि आप अंडर 19 इंडिया खेल रहे हो या इंडिया के लिए खेल रहे हो, आईपीएल खेल रहे हो, लोग जी। आपके पास आ रहे हैं, आप बोल रहे ये लोग कहाँ से आ गए। ये तो पब्लिक की चॉइस है कि आपको लाइक कर रहे हैं। आप थोड़ी कुछ बहुत ऑब्वियस। बहुत अलग चीजें कर रहे हो। और सेकेंडरी, फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बीइंग द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हम्म। आप अगर देखेंगे, अगर आपने बोला कि आपको याद है क्या 2008 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 क्या थी, मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा। लेकिन बहुत कम नाम याद होंगे यार। 1983 की वर्ल्ड कप किसने किसने खेली सबको याद है। जी 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 जी। 2008 का आईपीएल में मुझे नहीं लगता किसी को याद होगा कि कौन कौन से प्लेयर्स प्लेइंग 11 में खेले। लेकिन 1983 का हम्म। वर्ल्ड कप की जो प्लेइंग 11 है, या 2011 की प्लेइंग 11 है, या 2007 की T20 वर्ल्ड की प्लेइंग 11 है, सबको याद है। ब्रेडमैन अभी तक सबको याद है। गावस्कर हम्म। को क्रिकेट छोड़ के 30 साल के ऊपर हो गया, अभी तक लोग उनको याद रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसको याद है कि आईपीएल में किसने क्या किया है। तो इट्स आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग आईपीएल। आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्रिकेट के हिसाब से। ऑब्वियसली। अगर आईपीएल नहीं होता तो इतने सारे क्रिकेटर्स का भला नहीं होता है। तो आईपीएल के हम्म। बिल्कुल मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं उन प्लेयर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स मत रखो। इनफैक्ट आईपीएल खेलना भी इतना आसान नहीं है, हमको लगता है आईपीएल बहुत ऑब्वियस। ईजी है। अगर आप देखेंगे तो नहीं। आईपीएल में 8 टीमें हैं। हम्म। और 240 प्लेयर हर साल स्क्वाड में होते हैं। अराउंड 30 25 30 प्लेयर्स का स्क्वाड होता है। और उसमें 100 जो होते हैं आपके फॉरेनर्स होते हैं, ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं। ऑब्वियसली। तो इंडियन प्लेयर के लिए 160 सीट्स है। उसमें भी 160 सीट्स में अराउंड 50% लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया के लिए खेले होते हैं। ऑब्वियसली। उसके बाद जो रैंकिंग में होते हैं, तो इतना आसान नहीं है आईपीएल खेलना। लेकिन आईपीएल जो होता है एक बड़ा टारगेट लोगों के लिए तो है, और अच्छी बात है वो टारगेट है। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज, मैं हमेशा से जी। एक ही चीज बोलता हूँ कि सिंपल, अपने को अपना फोकस और अपना टारगेट बड़ा सिंपल रखना है कि आई विल प्ले क्रिकेट फॉर नेक्स्ट 10 20 years बिकॉज आई लाइक इट एंड आई विल प्ले हार्ड एज आई हम्म। कैन। उसके बाद जो मिलेगा जी। मिलेगा, वो अपने को नहीं देखना है। क्योंकि सक्सेस जो होती है ना, वो जर्नी होती है। सक्सेस कोई ऐसी जगह नहीं होती जी। कि आप पहुंच गए और वहां गए पे आपको खुशी मनाना है। क्योंकि ज्यादा देर तक अगर हम्म। आप खुशी मनाओगे तो अगला वाला टारगेट आप मिस कर जाओगे। तो ये हमेशा से जी। मेरे टॉप।
थोड़ा सा स्पीड को लेकर। जी। एक चीज और जानना चाह रहा था, ये जो अब जो बज है, शायद ही आया अंडर 19 वर्ल्ड कप, उससे पहले वो जो डबल सेंचुरी लगाई यशस्वी ने, ये आप लोगों के दिमाग में आते ही ये सारी चीजें, जो एक एम्बियंस बन रखा था इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लॉकडाउन हुआ इससे पहले हर किसी के नाम पे यशस्वी जायसवाल, फिर आईपीएल में उनको लेकर के हर किसी को पता था कि कोई ना कोई बड़ी टीम्स जो है उनके लिए जाएंगी ही जाएंगी। ये जो सारी चीजें, और फिर लोग ये भी कहते हैं कि नेक्स्ट बिग थिंग जो इंडिया वॉच कर रहा है अब, कि भाई अगला विराट कोहली हो सकता है, अगला सचिन तेंदुलकर हो सकता है, अगला सुनील गावस्कर हो सकता है। ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में भी आती हैं, निश्चित तौर पर आती होंगी, सोशल मीडिया भी देखते होंगे थोड़ा बहुत, अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे। मुझे ये बताइए कि इन सारी चीजों से ये सारी चीजें प्रेशर लेकर आती है या आप लोगों को और हम्बल करती है कि चलो यार, अब तक जो हमने मेहनत की थी यशस्वी, उसने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया है, अब अपना जो बार है वो हाई करते रहो, हाई करते रहो, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं आप, ये जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ है? देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। हर एक अच्छा। हर एक नाम के साथ अगला लगाया था आपने। हाँ। अगला सचिन, अगला विराट, अगला बिल्कुल। कोहली। हाँ। अगला वाला होने में हाँ। और प्रेजेंट में बहुत अंतर है। जी। अगर हम किसी के साथ हमारा नाम जुड़ा है तो उन्होंने वो कर दिया है और हमको अभी करना है, तो ये बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस हमको पार करना है। क्योंकि प्रॉमिस जो होता है ना, वो एक अलग चीज है कि भैया आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप कर सकते हो। हम्म। लेकिन उस कैपेसिटी को डिलीवर करने के लिए आपको सालों, घंटों, सालों मेहनत करने पड़ते हैं। आपको उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी फोकस के साथ बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। और मैंने जैसे बताया है कि हम लोग, मैं तो कभी नहीं, मैं और यशस्वी शायद दोनों हम लोग ये नहीं सोचते, क्योंकि मैंने हम्म। जैसे स्टार्ट में ही मैं उसको बोला था, या मैं सारे प्लेयर्स को बोलता हूँ कि आप अपना काम करो। अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। और यही तो हम चाहते हैं ना, कि हम अच्छा क्रिकेट खेलें। तो उस अच्छे क्रिकेट खेलने के प्रोसेस में कभी 200 भी हो जाते हैं, कभी हम मैच जिता देते हैं, कभी हम मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हो जाते हैं। यू नो आईपीएल की जो हम बात कर रहे थे, तो अगर आप अच्छे क्रिकेटर हो तो आपको हर जगह आपको लोग पिक करेंगे, आपको रिवॉर्ड देंगे ही देंगे। बट रिवॉर्ड बहुत टेम्परेरी होता है। अगर आपको आप समझो, आप इंडिया के लिए सीखना पड़ेगा। फिर अगर आप इंडिया के मैचेस जीतने सीख जाते हो, तो देन आप ये सोचोगे कि यार मैं कितना लंबे समय तक इंडिया को अपनी अपनी एबिलिटी के साथ मैचेस को जिताऊं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम्म। आप प्रेजेंट में रहो। आप जस्ट यही सोचो कि आप क्या कर सकते हो और आपको क्या करना है। और ये सब चीजें जो ये सब जो आसपास की चीजें हो रही हैं, वो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आ रही है। ऐसा नहीं होगा कि आप इस चीज में खुश हो जाओगे तो आपको 6 महीने के मतलब भूल भी जाएंगे। आप हम्म। पास में देखो कितने सारे प्लेयर्स थे। अभी मैं बोलूं अराउंड 10 वर्ल्ड कप हो चुके हैं अंडर 19 के, और कुछ 12 आईपीएल हो चुके हैं। उसमें से हम लोग कुछ लोगों को ही क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो लोग ने कंसिस्टेंटली उस चीज को परफॉर्मेंस किया है। इतने सारे सालों में कंसिस्टेंट रहे हर चीज में। इट्स नॉट ओनली इन क्रिकेट, ऑल ओवर द लाइफ अगर आप देखेंगे तो यू नो बड़ा खेलने के लिए आपको स्लो खेलना पड़ता है और लंबा जाना पड़ता है। अगर आपको अपना नाम बनाना है तो कोई भी चीज को लगातार करना पड़ेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में 3 फेजेस होते हैं। एक तो आप सक्सेसफुल होके खुश हो जाओ। सक्सेसफुल तो हर कोई है, आप बिल्कुल। हो, मैं हूँ, जो भी लाइफ जी रहा है अच्छे तरीके से। एक आम इंसान घर खरीद रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी सक्सेसफुल है। दूसरा होता है कि आप अपने चीज में मास्टर हो जाओ। ठीक है ना, वो भी एक अलग लेवल है। लेकिन आपके अंदर अगर लेजेंड बनने की कैपेसिटी है, आप कुछ अद्भुत कर सकते हो अपनी जिंदगी में, तो आप पहले 2 लेवल में क्यों फंसोगे? वाई डोंट यू लाइक टू गो एट द माइल? आप लेकिन क्यों लेकिन नहीं मुझे ये सोचोगे कि बताइए यार सर, मैं सर कुछ ऐसा करूं? सर मुझे या ये बताइए कि लेजेंड बनने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हर शख्स में होती है, या आपको लगता है कि सिर्फ कुछ लोग ही होते हैं जो लेजेंड बनने की कैपेसिटी लेकर पैदा होते हैं? क्या हर शख्स लेजेंड या बन इट इज सकता है? वेरी ट्रू। देखिए, ऑफ कोर्स ये तो है कि कुछ आपके पास वो हैबिट्स होने चाहिए, हर कोई उस हैबिट को। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं हार्ड वर्क और टैलेंट। हम्म। अभी मेरे से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हार्डवर्क और टैलेंट में क्या जरूरी है, तो मैं हम्म। बोलता हूँ भैया पहले जरूरी है हार्डवर्क। हम्म। अगर आपके पास टैलेंट है और हार्डवर्क नहीं है तो भी आप नहीं जा सकोगे। हार्डवर्क और हम्म। टैलेंट दोनों है तो आप
और आगे जाओगे। तो लेजेंड बनना या लीडर भी बनना, लीडरशिप क्वालिटी, ये सबके पास नहीं होती है। लेकिन यस, अगर आप बहुत बिल्कुल। अच्छे तरीके से मोमेंट्स में चीजों को देखो, अगर आप किसी चीज में आप बहुत ज्यादा मन लगा के काम करो, तो यस, ऐसा नहीं बोल सकते कि बन नहीं सकते। लेकिन इसमें नेचुरल एबिलिटी का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नेचुरल एबिलिटी होती है लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो दोनों चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको लेजेंड बनना है तो कुछ तो नेचुरल टैलेंट होना ही चाहिए। क्या क्या यशस्वी में वो काबिलियत है कि उसे तीसरे लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, लेजेंड वो बन सकता है? यशस्वी का हर वो लड़का जो एक अच्छी एज में अच्छी जगह पे पहुंच गया है। हम्म। आप देखेंगे तो पास में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे जो कम एज में बहुत कुछ लेवल क्रॉस कर चुके थे। समाउ उन्होंने वो, शायद उन्होंने, आई डोंट नो, मैं सबके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट शायद हो सकता है अगर आपको कोई भी चीज 17 18 19 साल में मिल जाती है जिसके लिए बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव समथिंग। अब उस चीज को आप समझना हम्म। पड़ेगा। समझे। और आपको ना वो गोल को हम्म। इस तरीके से ग्रैब करके चलना पड़ेगा कि इस चीज को आप सोचो ही नहीं कि आपको कुछ मिला है। आपको हमेशा माइंड ब्लैंक रखना है। आप देखो कि कितने ग्रेट लोग हुए हैं। अगर आप बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर को आप देख लो, उन्होंने कभी कोई डिस्ट्रैक्शन में पड़े नहीं, उन्होंने लगातार क्रिकेट खेली। और उनको भी नहीं पता होगा कि वो 30,000 रन बना सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, किसी को भी नहीं पता होता है। अगर कोई आप अगर सचिन तेंदुलकर से 14 15 साल के एज में या 16 साल के एज में बोलते कि यार आप 30,000 रन बनाने वाले हो, तो शायद उनको भी बिलीव नहीं होता। बट यस, ऑब्वियसली। विद द प्रोसेस ही अचीव्ड इट। अगर आप कपिल देव से पूछे होते कि यार आप 334 विकेट लोगे एंड ऑफ योर करियर, तो शायद उनको भी वो चीज यकीन नहीं होती। या विराट से पूछते कि आप इतने सक्सेसफुल कंसिस्टेंट प्लेयर बन सकते हो एट द एज ऑफ 15 16, किसी को एक्चुअली पता नहीं होता है कि क्या होगा फ्यूचर में। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको बहुत ज्यादा ईमानदारी से कंसिस्टेंटली करोगे तो ऑफकोर्स आप लेजेंड बनोगे, क्यों नहीं बनोगे। नेचर का एक रूल है कि अगर कोई भी चीज, अगर आप लगातार 10 साल या 15 साल सेम इंटेंसिटी के साथ करोगे, यूजिंग योर ब्रेन, योर बॉडी एंड लुकिंग एट द थिंग्स अराउंड, आप 100% कुछ ना कुछ अद्भुत कर दोगे। किया है, लोगों ने किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, कई लोग आपकी एकेडमी के बारे में भी पूछ रहे हैं, आप नाम नहीं बताते हैं कभी अपनी एकेडमी का। नाम बताना चाहेंगे आप एकेडमी का? मैंने बोला मेरा एमसीसी क्रिकेट क्लब है, मुंबई क्रिकेट क्लब एंड ज्वाला अच्छा। फाउंडेशन। और जी। अभी हम लोग थोड़ा अपने को एक्सपांड भी कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ये आ रहे किस हैं। जगह पर है सर, और मुंबई हम में लोग किस हमेशा जगह पर है ये? टैलेंट, ये है सांता क्रूज ईस्ट में है। और हमारा बहुत अच्छा सेटअप है। और वी हैव लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स जो आपको फ्यूचर में दिखेंगे। और सर आप आपने मैं आपकी बात सुन रहा था कहीं पे, तो आप बता रहे थे कि 30-40% ऑफ दी जो प्लेयर्स हैं वहां पर, उनको जो साउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं है उनकी भी काफी हेल्प होती है। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें बताना चाहें, क्योंकि यस, क्योंकि हम आपका लोग हमेशा 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 मैं टैलेंट्स को देखता हूँ और आई ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट द टैलेंट। हम्म। और हम लोग हर साल अभी हम अपने वेबसाइट पे भी वो डालने वाले हैं। हर साल पुअर बैकग्राउंड के बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनको फ्री कोचिंग देते हैं, इक्विपमेंट देते हैं, उनके लिए मैचेस वैसे सब करते हैं। तो यस, वी आर डूइंग इट। बट इस प्रोसेस में बहुत जन ऐसे भी आते हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं। हाँ। और आप बोलते हैं कि सर आप इनको दे रहे हो तो हमको क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैं अच्छा। एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, पुअर होना डिजर्विंग होने के बराबर नहीं है। जी। आपके अंदर वो काबिलियत भी होनी चाहिए हम्म। कि आपको हम लोग सपोर्ट करें। क्योंकि मुझे इंडिया से करीब एवरी डे आई गेट अराउंड 15 20 कॉल्स नाउ डेज। अच्छा। और हर कोई यही बोलता है कि हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग इतने सारे बच्चों को सपोर्ट करें। हम्म। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई टैलेंटेड है, उसके अंदर वो एबिलिटी है कि भाई आप बन सकते हो कुछ बड़ा, यस, वी आर ऑलवेज देयर। तो ये चीज बहुत क्लियर है कि पुअर होना और डिजर्विंग होना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। बहुत वो तो पतली ये सी चीज लकीर लोगों है। को समझना चाहिए। जी। सर बस हम्म। जाते जाते कुछ थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि यशस्वी के बारे में आपसे जान लूँ, क्योंकि यशस्वी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आजकल सर ने मुझे जो है वो महाभारत और उसके कुछ श्लोक्स दे रखे हैं, और उसको लेकर के मुझसे तैयारी चल रही है। इसके पीछे क्या वो है, इसके पीछे क्या मतलब तर्क क्या है आपका? देखिए, इंडियन अगर हम ट्रेडिशन को देखें हम्म। तो हमको किसी भी सभ्यता को देखने की जरूरत नहीं है। जी। हमारे भारत में ही ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि हम हमको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हर कैरेक्टर मौजूद है। आप रामायण देखो, महाभारत देखो, हम्म। जितने सारे हमारे पुरानी चीजें हैं,
तो मैं तो बहुत उन सब चीजों में बिलीव करता हूँ, और मैं हमेशा सीखने की, क्योंकि मेरी जो नॉलेज है वो मेरे ऑब्जर्वेशन से आई है, मैं हर एक को ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैंने यही चीज उसको भी बताया है कि अगर तू देखना चाहता है कि जिंदगी कैसी है, देखने को मिलेगा। और यू कैन सी कि जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो कितने हम्बल होते हैं। हम्म। अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपके पावर से आप बड़े नहीं बन सकते हो, आपके आसपास के लोग आपको स्ट्रांग बनाते हैं। ऑब्वियसली। तो इसीलिए मैंने उसको बहुत सारी, और ये सब चीजें मैं उसको भगवत गीता के कुछ मैंने 2-3 उसको कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ा है। सबसे मुश्किल जो चीज है दुनिया में, ये अपने आप को ना फोकस रख पाना आजकल के जमाने में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपके आसपास इतने सारे लोग आते हैं आपके पास। आज के जमाने में आप सबसे कनेक्टेड हो, ईच एंड एवरी सेकेंड। तो बहुत मुश्किल, जिंदगी में पहले क्या आनी चाहिए, और उसके लिए मैं ये सब चीजें उसको बताता हूँ। और इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, हम्म। इट्स अबाउट लिविंग अ गुड गुड लाइफ। तो जी। हमको इन सब चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बैलेंस करने को सीखने को मिलता है, और जिंदगी में कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, ये सारी चीजें भी सीखने को मिलता है। तो यस, मैं तो बहुत 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 फॉलो करता हूँ अपने ओल्ड चीजों अच्छा, को। मैं जानना चाह रहा था आपसे कि यशस्वी की अब तक की जो आपको सबसे बेस्ट इनिंग्स लगती है, अगर मैं एक तरह से एक रैपिड फायर शुरू करूं आपके साथ, और ये जानना चाहूं कि अब तक उसकी सबसे बढ़िया पारी जिसमें आपको लगा हो कि वाह यार क्या खेला है तू। आपको अगर मैं सच बताऊं तो उसके ज्यादा मैचेस मैंने देखे ही नहीं है, क्योंकि जब वो मुझे मुझे बोल जब भी मैं उसका मैच देखने जाता था तो एक्चुअली वो आउट हो जाता था। हाँ। तो मुझे हमेशा बोलता है, और सर यही मेरा वजह है मैच कि उन्होंने देखने कहा था मत कि आया आप वर्ल्ड करो। कप देखने मत आइएगा सर। यही वजह है कि उन्होंने हाँ, कहा तो था कि दो वर्ल्ड तीन कप मैचेस देखने में मत मैं गया था तो मुझे ऐसा मजा नहीं आया उसकी बैटिंग में। तो वर्ल्ड आइए। कप जो आया अंडर 19 का, तो उसमें भी मुझे बोला था, मैंने बोला मैं आऊंगा। तो बोला नहीं आप मत आना। तो फिर मैंने बोला ठीक है चल, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन सेमीफाइनल में मैं सोचा जाके देखता हूँ, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप बार बार होता नहीं। तो मैंने बहुत सारे इनिंग्स नहीं देखे, हम्म। बट ये आई थिंक ये जो पाकिस्तान वाला इनिंग था उसने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि मैं जैसा हाँ। उसको सिखाता हूँ क्रिकेट खेलना, वो सेम चीजें उसने की। हाँ। मैं हमेशा से उसको बोलता था हम्म। कि पहले जा विकेट को देख, सेटल डाउन हो, क्योंकि अच्छे लेवल के क्रिकेट में आप अपना गेम गेम नहीं खेल सकते हो। आपको ना पहले हम्म। बॉलर को समझना पड़ेगा, विकेट समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप बड़ी इनिंग कैसे खेल सकते हो। तो हम्म। बीच में कुछ एक मैचेस में वो बहुत जल्दीबाजी करके आउट हो रहा हाँ। था, लास्ट सीजन की बात करूंगा, तो ये चीज उसने अच्छा डेवलप किया। और वो जो इनिंग थी, उसने इंग्लैंड जो सीरीज था तभी से बहुत अच्छा खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आप वो ओपनिंग बैट्समैन हो हम्म। तो आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, हर बार आप हर बॉल मार नहीं सकते हो, आप फटाफट स्कोर नहीं कर सकते हो। और ओपनर के पास हमेशा चांस रहता है कि आप वापस कम बैक कर सकते हो, स्कोर बना सकते हो। पहला 10 ओवर, अगर 8-10 ओवर आपने खेल लिया तो ऑल यूज। तो ये चीज उसने बहुत अच्छा किया वो पाकिस्तान के मैच में, और मुझे लगता है वो अभी तक की उसकी सबसे अच्छी इनिंग है। अच्छा, पता नहीं, एक हाइपोथेटिकल सी सा सवाल है, और कल मैं उनसे बात भी कर रहा था तो कह रहे थे कि रोहित शर्मा से उनकी बात हुई ऐसे वीडियो कॉल पे, क्योंकि रोहित शर्मा से कोई क्रिकेटर बात कर रहे थे, यशस्वी भी पीछे बैठे हुए थे, तो यशस्वी ने ऐसे झांका होगा, तो रोहित शर्मा ने वीडियो कॉल से बोला पीछे कौन है, तो उन्होंने, क्रिकेटर ने बोला कि यशस्वी है। तो बात कराई यशस्वी जायसवाल से, तो बोला तू बहुत अच्छा कर रहा है, और उन्होंने उस समय इंडिया की जर्सी पहन रखी थी और बोल रहे थे तुझे यहाँ आना है। तो मतलब ऐसे मूवमेंट्स आपको हम्म। सेटिस्फाई करते हैं, मतलब क्योंकि आपने जो जर्नी शुरू करी थी, जो आप 2010 में, अगर मैं वापस ले चलूं आपको, और आपने जो सोचा था कि ठीक है यार, हम्म। अगर मेरी काबिलियत ये है कि मैं कन्वे बहुत अच्छा करता हूं, मैं लोगों को समझाता अच्छा हूं, और उससे उनके गेम पर भी असर पड़ता है, तो फिर आज 10 साल बाद, एक दशक बाद, आपको ये लगता है कि ठीक है यार, ये चीजें जो अब तक हो रही हैं मैं सेटिस्फाइड हूं और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ। यस, आई थिंक अभी तक तो जर्नी अच्छी चली है, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया है वहां से तो हम लोग काफी आगे आ गए। हम्म। तो यस, यू कैन से दैट थिंग्स आर गोइंग गुड, बट फिर से मैं वही ऐड करूंगा कि मैं बहुत प्रेजेंट में रहने वाला इंसान हूँ। वही प्रेजेंट के लिहाज से ही मैं अगर पूछ रहा हूँ रोहित, आपसे कि आप। आई थिंक एट द मोमेंट हम लोग बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, नॉट ओनली यशस्वी, और भी बहुत सारे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी व्हाट वी हैव टुडे। लेकिन मुझे लगता है कि अगेन अभी बहुत कुछ करना है, अपने को बहुत फोकस करना है,
और थैंक्स टू रोहित शर्मा अगर उसने ऐसा बोला है। हाँ। और ऑफ कोर्स टैलेंट तो है, तो उसको डिलीवर करना है बस। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। गेंदबाजी को लेकर बहुत लोग बात नहीं करते हैं यशस्वी जायसवाल की, जबकि उनकी गेंदबाजी भी बड़ी कमाल की रही है। और लेग स्पिनर है क्योंकि, और बहुत ज्यादा जरूरत है। टीम इंडिया में भी इस समय लगातार बात चलती रहती है कि यार कोई एक ऐसा गेंदबाज मिल जाता जो बल्ले से कंट्रीब्यूट करता और गेंद से, क्योंकि विराट कोहली बार बार ये बात करते रहते हैं कि और टीम्स को देखो यार, उनके 9 10 11 तक बल्लेबाजी करते हैं, वो वेरी डीप बैट करते हैं, हमारे पास ऐसे गेंदबाज नहीं है, कई बार वो बोलते हैं। तो ये चीज आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसा लड़का है या ऐसा क्रिकेटर है आपके नजर में, क्योंकि बॉल से भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है और बैटिंग तो खैर उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है ही। तो उसको लेकर, क्योंकि अगर आप इस टीम को इस समय देखें तो रोहित शर्मा भी गेंदबाजी नहीं करते हैं, विराट गेंदबाजी नहीं करते हैं, शिखर गेंदबाजी नहीं करते हैं, फिर ऋषभ पंत है या श्रेयस अय्यर हो, के राहुल हो, कोई इनमें से नहीं करता, ये सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। फिर उसके बाद फिर बॉलर्स हैं, तो ये लगता है आपको? देखिए, अभी जितने लोगों के लिए आपने नाम लिए वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और वो हम्म। इंडियन टीम में स्टेबल प्लेयर्स हैं। जी। तो यशस्वी के साथ फिलहाल तो मैं उनका कोई ऐसा तुलना नहीं करूंगा, लेकिन यस, टॉकिंग अबाउट यशस्वी, यस, मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो यशस्वी को पहले से बोला हुआ। और मैं उसकी बॉलिंग पे बहुत काम करता हूँ। मैं खुद उसको, जब वो आता है तो मैं बैटिंग पे तो काम करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा 30 to 40% टाइम उसकी बॉलिंग पे डालता हूँ, क्योंकि ही इज अ यूनिक ऑलराउंडर। और अगर मैं बचपन से अगर आपको उसकी बातें बताऊं, तो कभी भी एज अ बैट्समैन जो है, आई मीन खाली एज अ बैट्समैन उसने अचीवमेंट हासिल नहीं किए हैं। हर बार जब भी वो क्रिकेट खेला है, 2 या 3 साल पहले वो खेला था विजय मर्चेंट ट्रॉफी में, उसने वेस्ट जोन में हाईएस्ट विकेट टेकर था। इनफैक्ट बीसीसीआई की जो टॉप टैली थी, ये लोग जल्दी बाहर हो गए थे, जी। उसमें कुछ 6 हाईएस्ट विकेट टेकर एंड 5 और 6 हाईएस्ट रन गेटर, मतलब टॉप 10 में भी था वो। जी। और अंडर 16 लेवल में उसने बहुत विकेट लिए हैं, स्कूल क्रिकेट में बहुत विकेट लिए हैं। और अभी मुंबई प्रीमियर लीग हुआ था 2 साल पहले, उसमें भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उसमें बेस्ट इमर्जिंग क्रिकेटर था हम्म। वो। इंडियन ऑयल के लिए खेलता है और इंडियन ऑयल में उसको बहुत बॉलिंग मिलती है, वसीम भाई उसको बहुत लाइक करते हैं। और अभी रिसेंटली विजी ट्रॉफी हुआ था, बिफोर रणजी ट्रॉफी, उसमें वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। उसने 5 मैच में कुछ 8 या 9 विकेट लिए थे और बैटिंग में कुछ 225 रन किए, तो उसको बेस्ट इमर्जिंग सॉरी मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, बिकॉज ऑफ द ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, नॉट ओनली अबाउट द बैटिंग। हम्म। लेकिन अभी हुआ क्या है, जब वो अंडर 19 खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है या जी। मुंबई के लिए खेल रहा है, तो यहाँ पे जो बॉलर्स है बहुत क्वालिटी बॉलर्स है। हम्म। और वो शायद इतना अच्छा करते हैं कि आपको यशस्वी की तरफ देखना नहीं पड़ता है। तो इसके वजह से अभी तक वो जो बॉलिंग वाला टैलेंट है वो अभी तक लोगों ने देखा नहीं। इनफैक्ट अभी 23 खेला था, लखनऊ में था, हम्म। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, वहां पे भी उसने कुछ अच्छे विकेट्स लिए थे। और अगर वर्ल्ड कप में आप देखेंगे तो उसने 3 मैच खेले और 3 मैच में आई कैन टेल यू द एनालिसिस, 3 overs, अराउंड 44 रन एंड 3 विकेट, 3 टॉप ऑर्डर विकेट। तो आपको दिख ऑब्वियस। रहा है कि बॉलिंग वो बहुत अच्छा करता है। और बस यही है कि अगर वो जितना ज्यादा मैचेस में डालेगा उसका कॉन्फिडेंस और ग्रो करेगा। और आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके ही इज नॉट ओनली अ बैट्समैन, ही इज द सेम, ही हैज हैविंग द सेम एबिलिटी एज अ बॉलर। तो वो, आप 5 ओवर की बात कर रहे हो, मैं तो अगर कैप्टन हूं तो मैं उसे हर मैच में 7 या 8 ओवर करवाऊं और एक बॉलर की भी जगह मैं उसे काम चला सकता हूँ। तो यस, दिस एबिलिटी इज देयर और आपको दिखेगा आगे जाके वो उसमें भी अच्छा करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे उम्मीद है कि आपका लॉकडाउन बहुत शानदार रहे, और कुछ आप कहना चाहें लॉकडाउन को लेकर, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या आगे चल के जब हम इसे आगे अपलोड करेंगे तो वहां पर सुनेंगे, आप की संदेश देना चाहें इस वीडियो के जरिए। मैं सबको यही बोलूंगा कि हमको हमेशा हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। निराश होने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं, हर तरफ हम देखेंगे तो हमको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे दिखते हैं। और ये जो लॉकडाउन है ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मुझे पता है, बहुत सारे मजदूर हैं बेचारे, बहुत तकलीफ में हैं। और गवर्नमेंट भी अपने तरीके से बहुत ट्राई कर रही है, लेकिन इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि बहुत डिफिकल्ट है। बहुत बोलना बहुत आसान होता है जी। कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे कर रहे हैं इट्स नॉट दैट इजी। आप अगर देखेंगे तो हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत बहुत मुश्किल से इस चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए और ये थोड़े दिनों की बात है। आप देखेंगे कि बाद में जब हम 2 या 3 या 4 महीने के बाद जब ये खत्म हो जाएगा, तो हम लोग ना इस मेमोरी को भी लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो पॉजिटिव रहे, घर पे ऑब्वियसली। रहे, सेफ रहे। और जस्ट जस्ट
अपने आसपास के लोगों को बस, अगर आप बात करते हैं फोन पे तो उनको हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें। दिस इज ओनली वन थिंग, यही मैं आपसे कहना चाहता थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल दिस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से बेहतर काम करते रहें देश के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर्स निकाल रहे हैं और बहुत बहुत अमेजिंग जर्नी रही है सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हूँ। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच।